एक ऐसा ठग जिसने भारत की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल में सेंध लगाई और जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए का स्कैम कर डाला। उसने पैसों के दम पर जेल अधिकारियों, कर्मचारियों, गार्ड्स को अपना गुलाम बना लिया, जबकि कैदियों को अपना नौकर। उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस को महंगे तोहफे देकर उनका फायदा उठाया। कभी वो फेक कॉल्स पर IAS अफसर बना तो कभी मंत्री, लेकिन किसी ने उस पर शक नहीं किया। तो कौन था तिहाड़ जेल अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत खिलाकर लग्जरी लाइफ जीने वाला ठग? क्यों इसका नाम बॉलीवुड, राजनीति, मीडिया हर जगह सुर्खियों में बना रहा? कैसे 200 करोड़ के स्कैम का पर्दाफाश हुआ, चलिए जानते हैं। भारत का दिल, राजनीतिक धड़कन और राजधानी का खिताब दिया जाता है दिल्ली को, जिसके पश्चिमी हिस्से में तिहाड़ गांव के पास जनकपुरी इलाके में मौजूद है भारत की सबसे सुरक्षित, कड़ी निगरानी वाली और खूंखार कैदियों के लिए फेमस तिहाड़ जेल। लेकिन 2021 में इसी जेल के अंदर रहते हुए एक कैदी ने 200 करोड़ का घोटाला किया, जिसकी खबर ना तो गार्ड्स को लगी और ना पुलिस प्रशासन को। वो सख्त पहरों के बावजूद जेल प्रशासन की नाक के नीचे देश के कुछ अमीर और रसूखदार लोगों को फोन मिलाता और कभी खुद को CBI ऑफिसर बताता तो कभी कानून मंत्रालय का सचिव या PM कार्यालय का बड़ा अधिकारी। उसके झूठ में इतनी सच्चाई थी कि बिजनेसमैन, अधिकारी, यहां तक कि बॉलीवुड हस्तियां तक उसके जाल में फंस गई। और ऐसे ही कैदी ने पूरे 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर से। जब इस घोटाले के मास्टरमाइंड का पता लगाया गया तो हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सुकेश चंद्रशेखर, जिसकी शानो शौकत, लग्जरी शौक और शातिराना दिमाग को देखते हुए उसे भारत का असली ग्रेट गैट्सबी का टाइटल दिया गया। क्योंकि सुकेश ने लोगों को ठगने का जो नायाब तरीका निकाला था वो भारतीय इतिहास में सबसे पहला और अलग था। सुकेश ने जेल में रहते हुए लोगों को ठगने के लिए फेक कॉल्स किए थे और उसकी आवाज में इतनी ठंडक और गहराई थी कि सामने वाला यकीन करने पर मजबूर हो जाता था कि हाँ, ये कॉल केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ही किया गया है। कभी सुकेश कानून मंत्रालय के सचिव अनूप कुमार बनकर बात करता तो कभी उसने कानून मंत्री के घर के लैंडलाइन नंबर को स्पूफ करके कॉल किया। जब कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो सुकेश उसे धमकाते हुए कहता है कि तमीज से बात करो, गृह मंत्री खुद ये बातचीत सुन रहे हैं। ऐसे दमदार प्रभावी शब्दों से वो अपने शिकार को भरोसे में ले लेता था और आखिर में बड़ी राजनीति पार्टी के पार्टी फंड या काम निकलवाने की रिश्वत के नाम पर करोड़ों रुपए की डिमांड करता था। सबसे ज्यादा झटका तो इस बात का लगा कि सुकेश ने ये सब फर्जी कॉल्स तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर किए थे, जिसके लिए वो आईफोन और कुछ खास ऐप्स का यूज करता था और खुद को सरकारी अधिकारी दिखाने के लिए हर कॉल की शुरुआत में जय हिंद जरूर बोलता था, जिससे शिकार पर गहरा असर पड़े। और हुआ भी ऐसा ही। जो लोग समझदार थे वो भी सुकेश के इस अंदाज को देखकर गुमराह हो गए और उन्होंने सुकेश को सच में सरकार का आदमी मान लिया। जब इस पूरे कांड का खुलासा हुआ और पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस भी भौचक्का रह गई, क्योंकि उसने इतनी सफाई से ये पूरी ठगी की थी कि कहीं भी फंसने की या शक होने की गुंजाइश ही नहीं थी। जबकि सुकेश सिर्फ 12वीं पास था, पर उसने तिहाड़ जेल के अंदर से कॉल स्पूफिंग टेक्निक का जिस शातिराना तरह से इस्तेमाल कर 200 करोड़ का चूना लगाया था वो काबिले तारीफ था। लेकिन ये सुकेश था कौन और वो तिहाड़ जेल में क्यों गया? कैसे उसने 200 करोड़ का स्कैम किया और कैसे स्कैम का पर्दाफाश हुआ? चलिए शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। साल था 1989 जब कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसका नाम रखा गया सुकेश चंद्रशेखर, जिसने आंखें भले ही गरीबी में खोली थीं लेकिन उसके सपने बहुत हाई फाई थे। सुकेश महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखता था, जिसकी एक वजह थे उसके क्लासमेट्स जो महंगी गाड़ियों से स्कूल आते थे। लेकिन सुकेश के पिता जो कॉन्ट्रैक्टर और मैनेजर थे वो सुकेश को मोटरसाइकिल पर स्कूल लाते थे, जिस वजह से सुकेश को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि वो बहुत जल्द अमीर बनेगा, लेकिन लीगल या ईमानदारी के काम से अमीर बनने में वक्त लगने वाला था। इसलिए 17 साल की उम्र से ही वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा और 2006-2007 से उसने क्राइम की दुनिया में दस्तक दी। सुकेश ने एक दिन बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर का सिग्नेचर कॉपी करके एक फर्जी लेटर तैयार किया, जिसमें लिखा था इस लड़के को पूरे कर्नाटक में कहीं भी कार या बाइक चलाने की इजाज़त है। जबकि ना तो ये सिग्नेचर पुलिस कमिश्नर के थे और ना ही सुकेश के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, क्योंकि वो अभी नाबालिग था। लेकिन फुल्ली स्पीड में गाड़ी चलाने का जुनून उसके सर पर ऐसा सवार था
कि उसने कानून का भी गलत इस्तेमाल करने से पहले एक बार नहीं सोचा, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसे रोकता भी तो सुकेश उसे फर्जी लेटर दिखाकर खामोश कर देता। और इस पूरी साजिश में उसके पेरेंट्स ने भी उसका भरपूर साथ दिया, जिससे सुकेश के हौसले बुलंद हो गए और उसने ठगी की भी शुरुआत की। सुकेश ने खुद को कर्नाटक के फॉर्मर CM कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बताया और एक परिवार का जमीन का मामला सुलझाने के बदले में 1,14,00,000 का चूना लगा दिया। और ये पूरा फ्रॉड उसने महज 17 साल की उम्र में अंजाम दिया था। वो उम्र जिसमें बच्चे अपने भविष्य को संवारने के सपने देखते हैं, उसी उम्र में सुकेश ने 1,14,00,000 की ठगी कर फ्रॉड की दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। और फ्रॉड के पैसों से उसने बेंगलुरु में शानदार सा घर खरीदा ताकि वहां पार्टी कर सके। इसके साथ ही सुकेश ने एक BMW कार, एक टोयोटा कोरोला, होंडा सिटी, होंडा अकॉर्ड, 12 एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच, 6 महंगे स्मार्टफोन, 50 इंच का एक बड़ा LCD टीवी, गोल्ड ज्वेलरी, डिजाइनर कपड़े वगैरह खरीदे और एक लैविश लाइफ गुजारने लगा। इस बीच सुकेश ने कई लोगों को ठगा और खुद को अमीर पावरफुल परिवार का बेटा बताकर लोगों के काम हल करवाने के बदले उनसे खूब पैसे लिए, लेकिन कभी उनका काम नहीं किया। इसी धोखाधड़ी के चलते उसे साल 2007 में पहली बार अरेस्ट किया गया और जितना भी सामान सुकेश ने ठगी से खरीदा था उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच पुलिस को पता चला कि सुकेश कम उम्र होने के बावजूद लोगों को पट्टी पढ़ाने, बातों में लेने में एक्सपर्ट है। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि वो सुकेश बेंगलुरु के एक कॉफ़ी शॉप में किसी से कह रहा था कि वो एक फेमस स्कूल के मालिक का बेटा है और वहाँ आसानी से किसी को भी एडमिशन दिलवा सकता है। ये सुनकर वो शख्स दंग रह गया, क्योंकि सुकेश जिस स्कूल की बात कर रहा था वो उस शख्स की माँ का ही था। सुकेश झूठ को इतनी सफाई से बोलता था कि हर बड़े से बड़ा 30 मार खा भी उस पर यकीन कर लेता। पहली गिरफ्तारी से जमानत मिलने के बाद सुकेश बेंगलुरु छोड़कर दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया और फिर से धोखाधड़ी का कारोबार धड़ल्ले से शुरू कर दिया। 2007 से 2011 के बीच उसने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे कई राज्यों में अनगिनत लोगों को लूटा। सुकेश अपनी असली पहचान छुपाकर कभी खुद को कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर जी जरनादन रेड्डी का करीबी बताता तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का पोता बताता। एक बार तो सुकेश तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का सचिव भी बन गया। शहर बदलने के साथ वो एक नया नाम, नई पहचान, नई कहानी गढ़ लेता। सुकेश हमेशा अमीर लोगों से दोस्ती करता था ताकि उन्हें अपनी नकली पावर के रुआब में ले सके। छोटी सी उम्र में ही सुकेश ने 2 बिजनेसमैन, कई नेताओं, फिल्मी हस्तियों से मेलजोल बढ़ाकर उन्हें ठग लिया था। और साल 2009 के दौरान सुकेश की मुलाकात हुई फिल्म एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से, जो फिल्मी दुनिया का निखरता हुआ चेहरा थी। लीना फिल्मों में नाम बनाकर एक लग्जरी लाइफ बिताना चाहती थी और जब ये बात सुकेश को पता चली तो उसने खुद को तमिलनाडु की दिवंगत चीफ मिनिस्टर जयललिता का भांजा और सन टीवी चैनल का मालिक बताया, जिससे लीना को लगने लगा कि ऐसी अमीर हस्ती के साथ रहने से उसके सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए लीना सुकेश के करीब आ गई। लीना को खुश रखने के लिए सुकेश को बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए उसने नए नए तरीके से लोगों को ठगना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में लीना को सुकेश की धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वक्त बढ़ने के साथ लीना के सामने सुकेश का असली चेहरा आ गया। पर लीना ने उसका विरोध करने की बजाय उसका साथ दिया। दोनों ने शादी कर इस धोखाधड़ी के खेल को और आगे बढ़ाने का काम किया और ये जोड़ी कई केसेस में मुजरिम भी पाई गई। साल 2011 तक सुकेश के ऊपर देश भर में 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे और इसी साल जब बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि सुकेश ने तमिलनाडु के कई व्यापारियों से कर्नाटक सरकार के ठेके दिलाने के बदले करोड़ों रुपए वसूले हैं। और इस ठगी की खबर खुद लीना ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। पर कुछ समय बाद दोनों फिर से साथ आए और कोच्चि में जाकर बस गए। यहाँ भी 2012 में सुकेश ने एक फैब्रिक कंपनी से 20 लाख रुपए ठगे, जिसके चलते उस पर केस हुआ, पर सुकेश वहां से भाग निकला। इस बीच पुलिस ने 2007 से 2011 के बीच घटित हुई ठगी के आरोप में उसके परिवार को अक्यूज्ड बना लिया, क्योंकि वो भी बेटे का भरपूर साथ दे रहे थे। वहीं 2013 में सुकेश और लीना की दिल्ली और कोलकाता में गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उन्होंने चेन्नई के एक बिजनेस कपल को 19 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। इस फ्रॉड में सुकेश ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का
एक 132 करोड़ का फर्जी सरकारी ठेके का ऑफर दिया था और बदले में 19 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, जिसे पूरी करने के लिए बिजनेस कपल ने केनरा बैंक से 19 करोड़ रुपए लोन पर उठाकर सुकेश के खाते में डाल दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर बैंक ऑफिसर्स को भी कुछ शक सा हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ रकम फ्रीज कर ली, लेकिन तब तक सुकेश 7 करोड़ रुपए निकाल चुका था, इसलिए बैंक 12 करोड़ ही जब्त कर पाई। इसी तरह सुकेश ने एक टेक्सटाइल फर्म के साथ 84 लाख रुपए का फ्रॉड किया और फर्म को भरोसा दिलाया कि वो स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का 400 करोड़ का ठेका उसे दिलवा देगा, लेकिन उसे एडवांस में कुछ रकम चाहिए। जैसे ही पैसे हाथ में आए, सुकेश वहां से भाग निकला और कई गिरफ्तारी के बाद भी जमानत पर बाहर आकर फिर से इस धंधे को आगे बढ़ाने लगा। 2016 तक सुकेश भारत भर में सुपर कॉनमैन के रूप में फेमस हो गया था। सुकेश की बातों में इतनी मिठास और सच्चाई होती थी कि हर कोई उस पर यकीन कर लेता, और अगर कोई उसका दोस्त बन गया तो वो उसको बहुत महंगे महंगे तोहफे भी देता था। इसी ठगी के रास्ते पर चलकर सुकेश के पास 85 लग्जरी गाड़ियां, जिनकी कीमत 18 करोड़ थी, 35 करोड़ की 54 महंगी गाड़ियों का कलेक्शन था, जिसका खुलासा ईडी ने किया। सुकेश वैसे तो एक ठग के रूप में मशहूर हो ही गया था, लेकिन 2017 में उसका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका था। दरअसल 2016 में जयललिता की डेथ के बाद उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी और दोनों ही गुट 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। सियासत में भी सुकेश ने एंट्री मारी और AIADMK यानी शशिकला वाले ग्रुप के नेता TTV दिनाकरन को यकीन दिलाया कि वो उन्हें ये चुनाव चिन्ह दिलवा देगा, लेकिन उसे 50 करोड़ चाहिए। 26 अप्रैल 2017 को दिनाकरन ने सुकेश को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पूरे 1.3 करोड़ रुपए सौंप दिए, पर तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई और सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। और सियासत से जुड़े होने के कारण सुकेश का नाम लाइमलाइट में आ गया। सुकेश के क्राइम की फहरिस्त काफी लंबी थी, इसलिए उसे तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। सबको लगा कि अब सुकेश की कहानी थम गई, लेकिन यहीं से असली कहानी का आगाज हुआ। सुकेश ने जेल में रहते हुए उन अमीर कैदियों को निशाना बनाया जो रिहाई चाहते थे, इसलिए सुकेश ने फोन और टेक्नोलॉजी के जरिए बाहर लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। जेल के अंदर मौजूद अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर अपनी तरफ कर लिया और इस तरह एक मजबूत नेटवर्क स्थापित हो गया। और जो भी कमी महसूस हुई वो उसने 2017 से 2019 के बीच मिली कई जमानतों में पूरी कर दी। बाद में खुलासा हुआ कि रिश्वत के लालच में 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर सुकेश की हर रोज मदद करते थे, उसे फोन इंटरनेट की सुविधा देते थे। इस प्लान में लीना और कुछ साथी भी सुकेश को हेल्प कर रहे थे। इसी मिली भगत से सुकेश ने अपनी पहचान नाम बदलकर कॉल्स के जरिए कई अमीर लोगों को फिर से ठगना शुरू किया। सुकेश कभी IAS ऑफिसर बना, कभी नेता का भतीजा या बेटा, तो कभी किसी कंपनी का CEO। अभी तक सुकेश ने जेल में रहते हुए कुछ छोटे छोटे फ्रॉड्स को अंजाम दिया था, जिनका राज सिर्फ जेल की दीवारों तक ही सिमटा हुआ था। लेकिन आगे जो हुआ, उसने सुकेश को तिहाड़ जेल का सबसे खतरनाक चालबाज और शातिर कैदी का खिताब दिलवा दिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 2019 से, जब तिहाड़ जेल में 2 बड़े बिजनेसमैन भाई शिविंदर मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह आर्थिक अपराधों के मामले में बंद थे, जो उद्योग जगत का जाना माना नाम है। जेल में रहते हुए सुकेश की भी इनसे मुलाकात हुई और यहीं से सुकेश के दिमाग में एक शातिराना आइडिया बेल रैकेट आया, जिसके चलते सुकेश ने अंदरूनी मदद से मोबाइल फोन और इंटरनेट का इंतजाम किया। और बाद में खुलासा हुआ कि सुकेश के पास 2 आईफोन थे, जिनसे वो स्पूफ कॉल करने के लिए हर्षेड ऐप का इस्तेमाल करता था। साथ ही उसने हाईटेक एंड सॉफ्टवेयर खरीदे थे। स्पूफिंग की मदद से वो किसी भी लैंडलाइन या मोबाइल नंबर से कॉल आने का वहम पैदा कर सकता था, यानी कॉल तो जेल से हो रही थी, लेकिन रिसीवर को ये कॉल भारत सरकार के किसी ऑफिस के नंबर की लगती थी। इस प्लान की सबसे पहली शिकार बनी शिविंदर मोहन सिंह की वाइफ अदिति सिंह। जब जून 2020 में अदिति को लैंडलाइन नंबर से कॉल आया और सामने से आवाज आई, मैं केंद्रीय कानून सचिव अनूप कुमार बोल रहा हूं और PMO के निर्देश के अनुसार आपके पति की जमानत में मुझे हेल्प करनी है। अधिकारी चाहते हैं कि आपका केस देखा जाए। बातों ही बातों में सुकेश ने कहा, मदद तो हो जाएगी, लेकिन पार्टी को फंड चाहिए। यह सुन अदिति समझ गई कि जमानत के बदले घूस खिलानी होगी, इसलिए अदिति भी मान गई। और इस कॉल को ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए सुकेश ने अगले दिन फिर से कॉल किया और इस बार देश के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर के घर का लैंडलाइन नंबर शो हुआ। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर का, जिससे अदिति को भरोसा हो गया कि ये मदद सरकार की तरफ से है।
इस तरह जून 2020 से अदिति को झूठी रिहाई का लालच देकर उससे पैसे ऐंठे जाने शुरू हो गए और अदिति का भरोसा बरकरार रखने के लिए सुकेश हर बार कॉल पर जय हिंद बोलता, जिससे अदिति को कभी उस पर शक नहीं हुआ और कॉल की क्वालिटी भी बिल्कुल लैंडलाइन जैसी होती थी। बेस्ट नेटवर्क क्वालिटी, बैकग्राउंड साइलेंस, सब कुछ इतना शानदार था कि अदिति भी धोखा खा गई। पैसे लेने का काम सुकेश ने बाहर बैठे अपने गुर्गों को सौंप रखा था, जो सुकेश के कहने पर पैसे लेने जाते थे। अदिति से कभी दिल्ली में नकद किश्त ली गई तो कभी मुंबई में। इस तरह अदिति से करीब 40 किश्तों में 214 करोड़ रुपए ठगे गए। इतनी बड़ी रकम देने के लिए अदिति ने अपनी सारी सेविंग्स, ज्वेलरी बेच दी और रिश्तेदारों से उधार पैसे लेकर सुकेश का पेट भरा इस उम्मीद में कि उसका पति बाहर आ जाएगा। लेकिन कब? जब यही सवाल अदिति ने पूछा तो सुकेश ने बहाना बनाया कि उसके हस्बैंड को कोविड से निपटने वाली एक राष्ट्रीय कमेटी में ज्वाइन करके रिहाई मिल जाएगी। अब क्योंकि उस वक्त कोरोना का दौर था, इसलिए अदिति ने भी सुकेश की बातों पर अंधा यकीन कर लिया। इसी तरह कई महीनों तक झूठ बोला गया। कभी कड़क अफसर की आवाज में उसे डराया गया तो कभी विनम्र नेता बनकर समझाया गया, और ये सब आवाजें खुद सुकेश ही निकालता था। अदिति की तरह ही उसने मलविंदर सिंह की पत्नी सपना को भी अपने जाल में फंसा लिया और इन्हीं फेक कॉल्स, फर्जी रिहाई के यकीन और जालसाज बातों में उलझाकर करीब 4.25 करोड़ ठग लिए। सुकेश एक चार्मिंग, कन्विंसिंग और कनिंग ठग था, जिसने अपने झूठ के बलबूते दोनों भाइयों की रिहाई के बदले उनकी पत्नियों से जून 2020 से अगस्त 2021 के बीच करीब 200 करोड़ से ज्यादा वसूल कर लिए थे। जब इस स्कैम का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई, क्योंकि 200 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी भारत में तो क्या शायद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की थी। ये भारतीय जेल इतिहास की सबसे बड़ी जेल स्कैम ठगी थी। 2021 में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले पर ध्यान दिया तो एक के बाद एक कई परते हटते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि हाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद भी तिहाड़ जेल से इतनी बड़ी ठगी कैसे हुई। जब इस सवाल का जवाब तलाशा गया तो पता चला कि सुकेश जेल अधिकारियों को भर भर कर रिश्वत खिला रहा था। इसलिए जेल प्रशासन ने उसे एसी, टीवी, स्मार्टफोन, इंटरनेट, हर चीज की सुविधा मुहैया कराई थी, मानो वो सजा काटने नहीं बल्कि हॉलिडे मनाने आया हो। इतना ही नहीं, इस बीच जब उसे कुछ समय के लिए रोहिणी जेल भेजा गया था तो वहां भी उसने एक एक्सक्लूसिव बैरक अपने लिए सुरक्षित कर लिया था। यानी जो बैरक दर्जनों कैदियों का ठिकाना था, वहां सुकेश अकेले मजे से रह रहा था और उसने जेल परिसर में BMW कार भी खड़ी कर रखी थी। कैदियों को पैसों के दम पर उसने अपने वश में कर लिया था। इसलिए सुकेश बर्तन धोने से लेकर साफ सफाई करने यानी हर काम उनसे ही करवाता था। सुकेश ने CCTV कैमरे पर पानी की बोतल और पर्दे डलवा दिए थे ताकि कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड ना हो पाए। इस सुविधा के बदले सुकेश हर 15 दिन में पुलिस स्टाफ को 60 से 75 लाख रुपए बतौर रिश्वत देता था। इस तरह 35 किश्तों में सुकेश ने रोहिणी और तिहाड़ जेल के स्टाफ को करीब 12 करोड़ रुपए दिए थे। ये सच्चाई जानने के बाद ED ने भी जेल के करीब 81 अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर भ्रष्टाचार का मुकदमा ठोक दिया था। सुकेश को जेल के अंदर से स्कैम को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही थी। कई बार तो उसने गार्ड्स और अधिकारियों के फोन से भी लोगों को कॉल किया। इतना ही नहीं, उसने हाई प्रोफाइल कैदियों से दोस्ती बढ़ाकर उनके क्लाइंट्स तक को स्कैम में शामिल कर लिया था। सुकेश ने यूनिटेक कंपनी के प्रोमोटर संजय चंद्रा से जेल में रहते हुए दोस्ती कर ली थी और फिर उसके फंड मैनेजर दीपक रमनानी से बातचीत की। पैसों का लालच दिया, जिसके चलते दीपक उसकी ठगी की रकम को हेरफेर करने में मदद के लिए राजी हो गया। इसी के चलते दीपक ने अदिति से मिले पैसों को हवाला नेटवर्क के जरिए घुमाया और फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अवतार सिंह कोचर की हेल्प से उसे 53 शैल फर्जी कंपनियों में भेज दिया। बाद में कोचर ने बताया कि 90-100 करोड़ विदेश गए थे, जबकि 10-12 करोड़ पुणे, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में अलग अलग अकाउंट्स में डाले गए। इस संगठित गैंग को स्मूथली ऑपरेट होता देखकर ही पुलिस ने सुकेश और लीना पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी MCOCA भी लगा दिया था। पैसे ठगने के लिए सुकेश ने कई अलग अलग तरीके अपनाए। वो अखबारों में छपे टेंडर या प्रोजेक्ट्स को देखकर व्यापारियों को फोन करता था और कहता, मैं अमुक मंत्रालय से बोल रहा हूं और आपकी प्रोजेक्ट में मदद कर सकता हूं, बस कुछ पैसे लगेंगे। इतना ही नहीं, एक बार तो सुकेश ने खुद को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ के रूप में पेश किया और दूसरे जज को फोन कर कहा कि सुकेश हमारा जान पहचान वाला है, इसलिए उसे जमानत दे दो।
यानी सुकेश के दिल में ना फंसने का डर था और ना पकड़े जाने का खौफ। लेकिन अदिति के सामने उसकी पोल पट्टी खुल गई। दरअसल 2021 में अदिति को एहसास हो गया कि इतने पैसे देने के बाद भी पति बाहर नहीं आए, इसलिए कुछ तो गड़बड़ है। जब सुकेश की ठगी सामने आई तब उसे पता चला कि सुकेश सीनियर अफसर नहीं बल्कि एक महाठग था। 200 करोड़ से ज्यादा के स्कैम के जुर्म में पुलिस ने सुकेश को जेल में ही अरेस्ट कर लिया। ये गिरफ्तारी इस बात का सबूत थी कि उसे नए केस में अरेस्ट किया गया है। उसके साथ ही कई भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भी पकड़ लिए गए। इस गिरफ्तारी से भारत भर में हंगामा मच गया। हर किसी के दिमाग में यही चल रहा था कि जब पैसों के दम पर तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल का प्रशासन बिक सकता है तो फिर बाहर लोग कैसे महफूज रह सकते हैं। पुलिस ये तो जानती थी कि सुकेश ने 200 करोड़ ठगे हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर रकम है कहाँ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि पैसों को कई परतों में इधर उधर घुमाकर उनसे लग्जरी आइटम खरीदे हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बताया गया कि सुकेश, लीना और उनकी टीम ने 50 शेल कंपनियां बनाकर पैसों को कई खातों में बांटा हुआ था, जबकि कई करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेजे गए। वहीं कुछ करोड़ भारत के अलग अलग शहरों में रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में लगाए गए। साथ ही सुकेश ने एक बड़ी रकम क्रिप्टो करेंसी में भी लगा रखी थी। छापामारी के दौरान सुकेश और लीना के पास से कई महंगा सामान बरामद हुआ, जैसे चेन्नई में समुद्र किनारे बना एक आलीशान बंगला ईडी ने जब्त कर लिया, जो सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि एक रॉयल रिसोर्ट था। उसके अंदर होम थिएटर, इतालवी मार्बल फ्लोरिंग, वर्साचे के कालीन, एक्सपेंसिव फर्नीचर, दर्जनों नौकर, 16 लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा मौजूद था, जिनमें फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी तमाम गाड़ियां थीं। इसी तरह मुंबई के ऑफिस में जब ईडी ने छापा मारा तो वहां से भी कई महंगी गाड़ियां, नकली एएमएफ हुसैन की पेंटिंग, नकली अलेक्जेंडर द ग्रेट की तलवार बरामद हुई, क्योंकि सुकेश नकली कलाकृतियों का भी कलेक्शन रखता था। इसी छापेमारी के दौरान पता चला कि चंडीगढ़ के आरबीएल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी सुकेश के स्कैम में शामिल था। ईडी ने उसके घर से 2 किलो सोने की ईंटें और 82.5 लाख कैश भी बरामद किया। इस तरह ईडी ने स्कैम में जुड़े सभी लोगों और पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें 25 से ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां थीं, जिन्हें मुकदमे के दौरान कोर्ट ने नीलाम करने का आदेश दिया ताकि पैसों की रिकवरी हो सके। सुकेश ने 200 करोड़ के स्कैम से अपने लिए एक लग्जरी लाइफ सेट कर ली थी। वो बचपन में जिस तरह की लग्जरी लाइफ चाहता था वहीं अब जी भी रहा था। रॉयल रॉयस, लंबोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी शानदार गाड़ियों का कलेक्शन था। चेन्नई में समुद्र किनारे बंगला, फार्म हाउस, मुंबई में महंगे ऑफिस। सुकेश ने करोड़ों रुपए किश्तों में लगाए, जबकि कई करोड़ हवाला के जरिए विदेशों में भेजे। कम से कम 30 करोड़ सिर्फ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के लिए उसने अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दे दिए थे। कई बार सुकेश ने जरूरत पड़ने पर चार्टर प्लेन बुक किए और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई से चेन्नई लाने ले जाने के लिए प्राइवेट जेट का खर्च उठाता था। सुकेश के पास 18 करोड़ की कीमत में करीब 85 लग्जरी घड़ियां थी। वो ब्रांडेड कपड़े, शूज पहनने का आदी बन चुका था। सुकेश ने अपना ज्यादातर पैसा ऐसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया था जहां पुलिस की नजर ना पड़ पाए, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। साथ ही लोगों को स्कैम से आगाह करने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। सुकेश का नाम तब और ज्यादा लाइमलाइट में आया जब उसका कनेक्शन जैकलीन से जुड़ा। जी हाँ, सुकेश जेल में बैठे हुए बॉलीवुड हस्तियों को पैसों के जरिए अपने चंगुल में फंसाता था, जिनमें जैकलीन, नोरा फतेही, भूमि पेडनेकर, सारा अली खान, चाहत खन्ना तक शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नाम उछला जैकलीन का, जिन्हें फंसाने के लिए सुकेश ने गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के नाम से बॉलीवुड के एक मेकअप आर्टिस्ट को कॉल किया और ऑर्डर दिया कि वो सन टीवी नेटवर्क के मालिक से कांटेक्ट करे, जो असल में सुकेश ही था। मेकअप आर्टिस्ट के जरिए ही उसने जैकलीन से कांटेक्ट किया और खुद को जयललिता का भांजा बताकर उनका भरोसा जीत लिया। इस तरह बातचीत शुरू हुई और सुकेश ने जैकलीन को महंगे तोहफे देकर अपने वश में कर लिया। लेकिन जैकलीन इस बात से बेखबर थी कि वो एक बंद कैदी से संपर्क में है, बल्कि उन्हें तो यही लगता था कि वो किसी रसूखदार नेता या बिजनेसमैन के बेटे से बात कर रही हैं। इसीलिए दोनों के बीच दूरियां कम और नजदीकियां बढ़ती चली गई। 2021 में जांच में खुलासा हुआ कि सुकेश ने जैकलीन को 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे, जिनमें एक अरबी नस्ल का घोड़ा एस्पुएला शामिल था, जिसकी कीमत 52 लाख थी। इसके अलावा 9 लाख की कीमत में 3 पर्शियन कैट्स, 15 जोड़ी कानों के गोल्ड ईयरिंग्स, गुची के हैंडबैग्स, लुई विटोंग के जूते, एक
रोलेक्स घड़ी, साथ ही 5 सुपर लग्जरी घड़ियां, 20 से ज्यादा ज्वेलरी आइटम्स, 9 महंगी पेंटिंग्स और एक चॉपर हेलीकॉप्टर तक दिया गया था। हालांकि चॉपर को जैकलीन ने बाद में वापस लौटा दिया था। जैकलीन को इम्प्रेस करने के लिए सुकेश ने उनकी फैमिली मेंबर्स पर भी जमकर लुटाया था। जैसे जैकलीन की मां को अमेरिका में एक पोर्श कार और 1.3 करोड़ रुपए कैश बतौर गिफ्ट दिए, जबकि पिता को मसेराटी और एक BMW तोहफे में दी गई। बहन को गिफ्ट बतौर BMW X5 दी, साथ ही पैसे भी भेजे, जबकि भाई को एक SUV गिफ्ट की। इसके अलावा जैकलीन के पेरेंट्स के लिए बहरीन में एक घर भी खरीदा। जुहू में समुद्र के सामने एक प्रॉपर्टी के लिए एडवांस पेमेंट किया। इतना ही नहीं, एक स्क्रिप्ट राइटर को भी पेमेंट दिया गया ताकि वो जैकलीन के लिए अच्छी सी स्टोरी लिख सके। इस तरह सुकेश ने जैकलीन को इम्प्रेस करने के लिए उन पर और उनके परिवार पर पैसों की बारिश कर दी। लेकिन इस पूरे पैसे को ईडी ने बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा। शुरुआत में जैकलीन को इतना पैसा देखने के बाद भी सुकेश पर कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें यही लगा कि सुकेश एक अमीर घर से बिलोंग करता है और उनके प्यार में लट्टू होकर प्यार भरे तोहफे दे रहा है। लेकिन जब 2021 में ईडी की जांच शुरू हुई तो दिसंबर 2021 में ईडी ने जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया। उस वक्त जैकलीन विदेश जा रही थी। ईडी ने समन जारी करते हुए जैकलीन को दिल्ली में बुलाया और फिर पूछताछ का दौर शुरू हो गया। लेकिन पता चला कि जैकलीन सुकेश के बैकग्राउंड से अनजान थी, इसलिए जैकलीन ने ईडी के साथ कोऑपरेट किया और जितने भी गिफ्ट्स सुकेश ने दिए थे उन सब का खुलासा कर दिया। लेकिन मीडिया में जैकलीन का नाम बदनाम होने लगा। शुरुआत में जैकलीन ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं सुकेश को जानती तक नहीं थी कि वो कौन है। मैं उसकी पार्टनर नहीं बल्कि विक्टिम हूँ। वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। लेकिन जिस तरह की सोशल मीडिया पर जैकलीन और सुकेश की फोटो लीक हुई थी, दोनों की नज़दीकियाँ, प्यार भरे मोमेंट्स देखकर किसी को भी जैकलीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ और ईडी चार्जशीट में जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अक्यूज तक करार दे दिया गया। वहीं सुकेश ने कबूल किया कि जैकलीन और वो दोनों 7-8 महीने से रिलेशनशिप में थे। जांच पड़ताल के दौरान जैकलीन ने बयान में कहा कि सुकेश मेरे जज्बातों के साथ खेला है। उसने खुद को सन टीवी का मालिक और साउथ इंडिया का बड़ा फिल्म मेकर बताया था और जैकलीन को भरोसा दिलाया था कि वो साउथ मूवीज में उसे काम दिलवा सकता है। सच्चाई सामने आने तक जैकलीन सुकेश को शेखर के नाम से जानती थी। सुकेश जैकलीन पर दिल हार बैठा था। उसने जेल से भेजे गए एक लेटर में लिखा था, जैकलीन मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार है। मैंने जैकलीन को प्रपोज किया था और हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। लेकिन जैकलीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जैकलीन के अलावा नूरा फतेही को भी सुकेश ने अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की थी। सुकेश ने एक इवेंट में नूरा को एज अ गेस्ट इनवाइट किया था और पहली मुलाकात में दोनों की अच्छी बातचीत हुई और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सुकेश ने नूरा को एक BMW कार गिफ्ट की। साथ ही ऑफर भी दिया कि अगर वो उसकी GF बन जाती है तो वो उसकी लाइफ सेट कर देगा। हालांकि शुरुआत में नूरा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में एक फैमिली मेंबर के कहने पर सुकेश की बात मान ली और जो कार सुकेश ने भेजी थी उसे भी कबूल कर लिया, जिसे सुकेश ने नूरा के कजिन के पति के नाम पर रजिस्टर करवाया था। लेकिन बाद में जब ईडी ने नूरा से पूछताछ की तो नूरा ने भी खुद को विक्टिम बताया, जो सुकेश के बारे में नहीं जानती थी। इस तरह सुकेश ने सारा अली खान को भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर कई महंगे तोहफे भेजकर अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन सारा ने उसके ऑफर को बहुत नरमी से ठुकरा दिया और सिर्फ एक चॉकलेट का डब्बा एक्सेप्ट किया, जिसके साथ सुकेश ने एक महंगी घड़ी भेजी थी। सारा के बाद निशाने पर आई भूमि पेडनेकर, जिनके सामने सुकेश एक अमीर बिजनेसमैन के तौर पर आया और एक कार गिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन भूमि ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। लीना सुकेश को रोकने टोकने की बजाय उसका साथ देती है और खुद को अमीर लोगों के बीच रखना पसंद करती थी। इसलिए लीना ने बेंगलुरु में ओपन हुए अपने सलून के इनॉग्रेशन के लिए जाह्नवी कपूर को बुलाया था और 18.94 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अमीरों के बीच अपना दबदबा बना सके। मीडिया के गलियारों में भी सुकेश और बॉलीवुड हस्तियों के नाम की चर्चा तेज हो गई और अलग अलग हेडलाइंस सुर्खियां को बटोरने लगी, जैसे महाठग के इश्क में पागल हेरोइन, कॉनमैन का बॉलीवुड कनेक्शन, बॉलीवुड स्कैम हाई TRP। जैकलीन और सुकेश का एक फोटो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें जैकलीन सुकेश की बाहों में थी। सुकेश बॉलीवुड को अपने स्कैम में शामिल कर क्रेडिबिलिटी पाना चाहता था, लेकिन उसके विक्टिम ने ही उसे फंसाने में
अहम भूमिका निभाई। जैकलीन के खिलाफ मिले सबूतों को देखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें पूरक आरोप पत्र में को अक्यूज्ड के रूप में दर्ज किया गया। ईडी ने साफ कहा कि जैकलीन को सुकेश की सच्चाई पता थी, लेकिन पैसों के लालच में उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और जब सुकेश की गिरफ्तारी की खबर मिली तो तुरंत चैट्स कॉल लॉग्स डिलीट कर दिए। हालांकि जैकलीन जमानत पर रिहा तो हो गई, लेकिन खुद को बेगुनाह साबित करने की जंग अब भी जारी है। सुकेश की करतूत का पर्दाफाश करने और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई ने साथ मिलकर काम किया। ईडी ने अगस्त 2022 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया कि इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के लिए सुकेश के पास 80 से ज़्यादा फर्जी मोबाइल नंबर, 30 से ज़्यादा बैंक अकाउंट या शेल कंपनियां थीं जिनमें वो अलग अलग नामों से पैसा जमा करता था और हवाला के जरिए पैसे को इधर उधर घुमाता था। वहीं जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट बनाई उसमें बताया गया कि छापेमारी में सुकेश के पास 42 मोबाइल, 33 सिम कार्ड, 20 से ज़्यादा बैंक पासबुक और करीब 12 क्रेडिट कार्ड और चेकबुक बरामद हुई थी। टेक्निक फर्जी दस्तावेजों की मदद से जेल के अंदर ही सुकेश ने पूरा कॉल सेंटर या कहे तो स्कैम का अड्डा बना रखा था और अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए उसने दर्जनों फेक आईडी प्रूफ्स भी बनवाए हुए थे, जिसमें अनेकों पुलिस अधिकारियों का हाथ भी शामिल था। इसलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल कांड पर 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का हुक्म भी दिया था, जबकि केंद्रीय एजेंसियों ने चार्जशीट में घूस लेने के आरोप में तिहाड़ और रोहिणी दोनों जेलों के करीब 81 अधिकारियों के नाम दर्ज किए थे और ये आंकड़ा भारत में फैले भ्रष्टाचार का जीता जागता रूप था, जिसका खुलासा सुकेश के स्कैम की वजह से हुआ। कोर्ट में दाखिल एमसीओसीए चार्जशीट में पुलिस ने सुकेश और लीना को संगठित सिंडिकेट का लीडर करार दिया। साथ ही उनसे जुड़े 14 लोगों को सस्पेक्ट बताकर उन पर अमानत में खयानत, दस्तावेज फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जबरन वसूली जैसी कई धाराएं लगाई और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। ईडी ने जांच पड़ताल के बाद 30 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज कर दी, जो सुकेश या उससे जुड़े साथियों के नाम पर खुलवाए गए थे और ठगी के पैसों के लिए सुरक्षित ठिकाना थे, जबकि एक बड़ी रकम को हवाला और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर उसे छुपाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ईडी ने जैकलीन को दिए गए गिफ्ट्स और लगभग 7.12 करोड़ की रकम और प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। साथ ही नोरा अफ्तेही से भी BMW कार ले ली गई। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस और ईडी को यह भी पता चला कि सुकेश जेल के अंदर भी दूसरे कैदियों से मेलजोल बनाए हुए था, जिनमें रोहिणी जेल में बंद यूनिटेक के चंद्रा ब्रदर्स और कालेधन के मामले में शामिल मोइन कुरैशी भी है। ऐसे ही कई कैदियों के साथ दोस्ती बनाकर सुकेश इनकी मदद से पैसों का लेन देन का इंतजाम करवाता था, पर आखिर में पुलिस टीम ने उसके हर साथी, हर तोहफे और हर कैश को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें दीपक रमनानी, अवतार कोचर, पी जगदीश जिसने बैंक से 19 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया था, सब पुलिस की नजरों में आए। पिंकी ईरानी जिसने जैकलीन और नोरा को सुकेश से मिलवाया, जेल अधिकारी धर्मसिंह मीना। इनमें कुछ गिरफ्तार हुए तो कुछ के नाम चार्जशीट में दाखिल हुए। सुकेश के स्कैम को देखकर सरकार, पुलिस प्रशासन, आम जनता हर कोई हैरान था और जानना चाहता था कि सुकेश ने कैसे इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। जांचकर्ताओं और साइकाइट्रिस्ट ने उसकी पर्सनैलिटी को फिगर आउट करने के बाद खुलासा किया कि सुकेश बहुत चालाक, तेज याददाश्त, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और हेर फेर करने में माहिर हैं और सबसे बड़ी खूबी है मैनिपुलेटिव चार्म। सुकेश जब भी किसी से बात करता तो बहुत ही शांत, हंसमुख और विनम्र बर्ताव अपनाता था और इम्प्रेस करने के लिए महंगे तोहफे देता था। उसने एक नीति अपनाई हुई थी, गिफ्ट देकर दोस्त बनाओ फिर काम निकालो। दूसरा सबसे बड़ा हथियार था लग्जरी लाइफस्टाइल। सुकेश हमेशा महंगे जूते, कपड़े, घड़ियां पहनता था और जब बॉडीगार्ड्स के साथ अपने शिकार से मिलने आता तो उसके ठाट बांट देखकर हर कोई यकीन करने पर मजबूर हो जाता कि सुकेश एक अमीर घर का बेटा है और इसी धोखे से फायदा उठाकर सुकेश लोगों को लूटता था। सुकेश का तेज दिमाग भी इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित हुआ। सुकेश की याददाश्त इतनी तेज थी कि वो हर छोटी डिटेल याद रखता था। उसे हर क्लाइंट का बैकग्राउंड, परिवार से जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी अच्छे से याद थी, जिनका इस्तेमाल करके वो क्लाइंट को अच्छे से बिना शक हुए बेवकूफ़ बनाता था। सुकेश का रोल प्ले करने की एक्टिंग ज़बरदस्त थी। अगर वो विक्टिम के सामने IAS अफसर बनता तो वहीं रौब, कड़क आवाज़, अंदाज, भाषा, हर चीज़ अफसर की तरह ही पेश करता था, जिससे विक्टिम को भी कभी उस पर शक नहीं हुआ।
इसीलिए जैकलीन भी उसे फिल्म प्रोड्यूसर समझकर उसकी बातों में फंस गई। सुकेश में डर जैसी कोई चीज नहीं थी। वो बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग, बेखौफ, बेबाक इंसान था। इसी बेखौफ रवैया की वजह से न सिर्फ उसने जेल में एक लैविश लाइफ बिताई, बल्कि कई गार्ड्स को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सुकेश हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ रिश्वत में उड़ाता था, ताकि उसके स्कैम और लेविश लाइफस्टाइल में खलल ना पड़े। उसने जेल में रहते हुए ही कई बड़े अधिकारियों को घूस का लालच दिया था, जो ये दिखाता है कि उसके अंदर डर रत्ती बराबर नहीं था। सुकेश धोखे को भी एक गेम की तरह देखता था और हर गेम में उसे जीतने की आदत थी, इसलिए उसका स्कैम भी ब्रिलियंट तरीके से अंजाम तक पहुंच पाया। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए सुकेश को परफेक्ट कॉनमैन का टाइटल दिया गया, जो आखिर तक भी विक्टिम के साथ गेम खेलकर उसके भरोसे को इस हद तक तोड़ देता था कि विक्टिम कभी किसी पर भरोसा ना कर पाए। सुकेश अच्छे से जानता था, शातिर दिमाग और पैसा जब आपस में मिलते हैं तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल में तब्दील हो जाते हैं। इसी सोच की बदौलत उसने जेल में अपनी एक लग्जरी लाइफ सेट कर रखी थी। वो हर रोज ब्रांडेड कपड़े पहनता, अक्सर रेस्टोरेंट से खाना मंगाता, एसी में टीवी देखते हुए अपने शिकार से कॉल पर बात करता। गार्ड्स को तो उसने ऐसी घुट्टी पिलाई थी कि वो चाहकर भी उसके सामने जुबान नहीं खोल पाते थे। ये रौब, चालाकी और शातिर प्लानिंग जेल में रहते हुए कायम हो सकती है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन सुकेश ने ये करके दिखाया और इस धोखे के खेल को सालों तक बरकरार रखा, जो बहुत बड़ी बात है। यही अंदाज देश भर की जनता से लेकर मीडिया गलियारों में भी सुर्खियां बटोरने लगा। कई लोगों ने उसे इंडियाज बिग बॉस कॉनमैन का टाइटल दिया, तो कुछ ने उसे महाठग के खिताब से नवाजा। न्यूज चैनल्स पर स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करके उसकी ठगी पर घंटों घंटों तक चर्चा होने लगी और सबसे ज्यादा कीचड़ उछली तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर। और कई सवाल तैरने लगे, जैसे क्या सच में पैसों के दम पर हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल को खरीदा जा सकता है। विपक्ष पार्टियों ने भी इस मुद्दे को सनसनीखेज मामला बनाकर पेश किया और राज्य सरकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ये खेल चलता रहा, पर सरकार को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल के हाई लेवल ऑफिसर्स पर जांच बैठाई गई, जबकि 3 जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी जनता का गुस्सा मजाक दोनों देखने को मिला। कई लोगों ने मीम्स में सुकेश को 21वीं सदी का नटवरलाल कहकर मजाक बनाया, तो कुछ ने जेल प्रशासन में सुधार लाने की मांग की। इसी तरह का हंगामा राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ नेताओं का कहना था कि इतना बड़ा स्कैम ऊपरी पावर के बिना नामुमकिन है। और इस आरोप को हवा दी सुकेश ने, जिसने दावा किया कि इस स्कैम में राजनेताओं की भी मिलीभगत थी। सुकेश के मुंह खुलने से कई नेताओं की नींदें उड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपना नाम डिस्क्लोज होता दिख रहा था। पॉलिटिक्स के अलावा बॉलीवुड में भी सुकेश का नाम गूंज रहा था और सबसे ज्यादा बदनाम हो रही थी जैकलीन, जिन्हें शक भरी नजरों से देखा जाने लगा। न्यूज वेबसाइट्स ने भी सुकेश की लाइफ पर कई आर्टिकल पब्लिश किए, जिनमें से एक का टाइटल था, कैसे एक मिडिल क्लास लड़का बना करोड़ों का ठग। इसके अलावा यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पोस्ट होने लगी और सबसे ज्यादा हंगामा हुआ 2023 में, जब अफवाह उड़ी कि नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर सुकेश की लाइफ पर बेस्ड वेब सीरीज बनाने की चर्चा हो रही है। सुकेश के केस में जनता का गुस्सा और हैरानी दोनों इमोशंस देखने को मिले। गुस्सा इस बात का था कि जेल के अंदर से एक ठग लोगों को लूटता रहा और प्रशासन सोता रहा, जबकि हैरानी इस बात की थी आखिर कैसे एक ठग ने जेल के अंदर से इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दे दिया। सुकेश ने लोगों को आगाह कर दिया कि इस तरह के फर्जी कॉल्स पर यकीन करना कितना भारी पड़ सकता है। ईडी ने भी ऐसे कॉल्स पर तुरंत रिपोर्ट करने और जांच करने का हुक्म दिया। 2023-2024 तक सुकेश और लीना पर कई आरोपों में मुकदमे चलने लगे और फिलहाल सुकेश दिल्ली की मंडोली जेल में कड़ी निगरानी में कैद है, जहां उसे आम कैदियों वाली बैरक में रखा गया है और उसकी जिंदगी आम कैदियों की तरह ही है। ना तो उसके पास मोबाइल फोन है और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। बताया जाता है सुकेश को 24 घंटे CCTV की निगरानी में रखा जाता है और हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मोबाइल से उसे दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। ED, CBI और पुलिस तीनों ने मिलाकर सुकेश के खिलाफ 10 से ज्यादा चार्जशीट और मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें मुख्य मामला है 200 करोड़ की वसूली। इसके अलावा 2017 का AC घूस कांड, 2011 का बैंक ठगी मामला, 2012 का टेक्सटाइल कॉन्ट्रैक्ट केस, बेंगलुरु केस, ऐसे तमाम मुकदमे अलग अलग शहरों में चल रहे हैं
जिनमें अभी अंतिम फैसला आना और सजा मिलना बाकी है। जबकि 2015 में हुए चीटिंग केस में उसे साल 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई दे दी थी। लेकिन आरोपी की लंबी फहरिस्त के चलते वो जेल में ही कैद रहा। साथ ही उसकी पत्नी उर्फ स्कैम पार्टनर लीना भी अभी जेल की सलाखों के पीछे ही बंद है। लेकिन ये कैद सुकेश को भा नहीं रही, इसलिए उसने जेल के अंदर से ही अपने वकीलों के जरिए कई लेटर भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक पहुंचाए और गुहार लगाई कि उसे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जेल में उसे और लीना को टार्चर किया जा रहा है। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के एक मंत्री ने उसे सुरक्षा देने के बदले 10 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। अपनी बात पर यकीन करवाने के लिए सुकेश ने कहा कि अगर उसके दावे झूठे साबित होते हैं तो वो फांसी की सजा के लिए तैयार है, लेकिन उसे सुरक्षा की जरूरत है। मदद के अलावा उसने कुछ लव लेटर भी लिखे। जैसे फरवरी 2025 में वैलेंटाइन डे पर उसने जैकलीन को खुले तौर पर खत लिखा और खुद को सच्चा लवर बताते हुए कहा कि उसने जैकलीन के लिए एक कस्टमर्ड गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट रजिस्टर करवा दिया है, जिस पर JF लिखा होगा। सुकेश ने आगे लिखा, बेबी तुम्हारे दुनिया घूमने के शौक के लिए मैं ये जेट तुम्हें दूंगा, वो भी लीगल तरीके से। लेकिन जैकलीन ने किसी भी लेटर पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोर्ट के सामने कहा कि सुकेश ने मुझे डरा धमकाकर चुप रहने को कहा है, मैं उससे खौफजदा हूं। हाल ही में सुकेश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गुहार लगाई कि उसे बड़ी हस्तियों से खतरा है। ये सुन कोर्ट ने उसकी सुरक्षा बढ़ाई। इससे पहले 2024 में उसने भूख हड़ताल भी की थी और उसका कहना था कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं की जा रही हैं जो होनी चाहिए, जबकि उसका मकसद ऐशो आराम ठाट बाट की जिंदगी से था। लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया कि उसे एक कैदी की तरह ही रहना होगा, वो भी शायद जिंदगी भर, क्योंकि उस पर आरोपों की पूरी लिस्ट फाइल है। इसलिए एक सज़ा के बाद उसे दूसरी सज़ा मिलेगी और जिंदगी जेल में ही बीतेगी। लेकिन सुकेश जेल में रहता है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इतना शातिर इंसान खामोशी से जेल में रहता रहे ये बात कुछ हजम नहीं होती। अब भी सुकेश कोई ना कोई लेटर लिखकर सुर्खियों में रहना पसंद करता है। सुकेश पर ठगी का सबसे बड़ा अमाउंट 200 करोड़ है, लेकिन टोटल ठगी और दूसरी घटनाओं को मिलाकर ये रकम करीब 500 करोड़ के आसपास आंकी गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग उसका शिकार बने हैं। और इस हिसाब से आज़ाद भारत का सबसे बड़ा ठग सुकेश ही है। सुकेश एक शातिर मास्टरमाइंड है जिस पर 30 से ज्यादा केस हैं, दर्जनों फर्जी पहचाने हैं, देश के अलग अलग कोने में ठगी की दास्तान है। और ये पूरा खेल ये दिखाता है वो सिस्टम की कमियों को कितने शातिराना तरीके से अपनी मजबूती बनाया हुआ था। इसी चालाकी को देखते हुए कुछ लोग उसे नटवरलाल से मिलाते हैं तो कुछ चार्ल्स शुभराज से। लेकिन सुकेश इन सबसे अलग हैं, क्योंकि उसने क्राइम करने के बाद खुद को छुपाने की नहीं बल्कि डिस्क्लोज करने की कोशिश की। सुकेश ने ठगी के पैसों को छुपाने की बजाय जमकर उड़ाया और रईसी खरीद ली। सुकेश ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाचा मारा है और अंदरूनी भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जबकि आम जनता को फेक कॉल्स से अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। कई ठग दूसरों की पहचान चुराते हैं, लेकिन सुकेश ने तो खुद को पूरा सरकारी सिस्टम ही बना डाला, जहां वो खुद ही मंत्री था, खुद ही सरकारी अधिकारी। उसने बॉलीवुड को भी अपने झांसे में फंसा लिया और भारत के अलग अलग कोने में अपने नाम का डंका बजवाया। सुकेश चंद्रशेखर की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही सबक देने वाली भी है, जो ये बताती हैं कि झूठ की अमीरी टेम्परेरी होती है पर उसकी सज़ा परमानेंट होती है। और अक्सर भरोसा वहीं तोड़ते हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है। इसलिए झूठे भरोसे और सच के बीच की धुंधली लकीर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको सुकेश चंद्रशेखर की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।